अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सना आगा खान। फेसबुक पॉडकास्ट में खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा उस्मान बेग, जो कि रिसर्चर हैं ग्रेवयार्ड्स के ऊपर। इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैम। ये मैंने पहली दफ़ा सुना है कि ग्रेवयार्ड्स के ऊपर रिसर्च होती है। ये क्या मैटर है? हो तो शुरू से ही रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस सब्जेक्ट पर बिल्कुल बहुत कम काम हुआ है। जो पायनियर थे वो प्रोफेसर असलम थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा तारीख़ के सदर थे। उन्होंने आगाज़ किया था इस काम का। लेकिन जैसे अगर बात करें, जैसे आपने ही सवाल किया कि हम लोग शायरों की बात करें तो वो हज़ारों में होंगे, कॉलम निगार या कहानीकार वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस फील्ड में बहुत कम कह लें काम हुआ है शख्सियात में। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जब तक हम लोग ये शख्सियात के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आपकी तारीख जो है वो नामुकम्मल है। वो कोई भी शख्सियत हो, हम लोग टाइटल्स जैसे देते हैं बाबा कौम, कायदे आज़म, तो वो भी एक शख्सियत है, ठीक है। उसी तरह जितनी भी कोई भी शख्स है उसकी पूरी एक लाइफ हिस्ट्री होती है, वो ज़िंदगी जैसे गुजारता है। तो वो कब्रों के ऊपर आपको सही जो तरीक़े वफ़ाद है वो कदमों पर मिलेगी। जैसे अगर इंसान की एज कोई भी है, जो एग्जैक्ट एज है वो कोई भी है, लेकिन जो उसने शनाख्ती कार्ड पर लिखी है वही मानी जाएगी। तो इसी हमारे सब्जेक्ट में जो तरीक़े वफ़ाद है वो वही मानी जाती है जो कतबे पे दर्ज है। हालांकि अक्सर एक आधे दिन का गैप आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग उसी को ही ऑथेंटिक मानते हैं एज अ प्रूफ। अगर आपने एविडेंस देना है, तरीक़ का तो है ही ये कि अगर आप किसी चीज़ पे बताते हैं कि ये मकबरा इस तरीक़ का है, तो आपने एविडेंस से साबित करना है। स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस आपके पास होना चाहिए कि इन मोरहिन ने ये लिखा हुआ है, तो वो हम लोग कतबे से तरीक़े वफ़ात जो है वो लेते हैं। अच्छा, इनकी रिसर्च करते हुए आपको कितनी चीज़ों में तज़ाद महसूस हुआ है कि हमारी हिस्ट्री क्या कहती है, और जब आप फिज़िकली वहाँ गए हैं, जाके चीज़ों को आपने एनालाइज़ किया है, क्या महसूस किया है कि डिफरेंस है या फिर वैसे ही है? ये बहुत ज़्यादा है। मैं इसको अपने काम को फुटवर्क कहता हूँ कि मैं हर बिल्डिंग पे खुद जाता हूँ, बेशक कॉलम लिख रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, उससे पहले मुख्तलिफ़ कॉलम्स पढ़ता हूँ, उसके बाद क्या कहते हैं अपना एक तहकीकी जो कॉलम है वो उसको लिखता हूँ। तो बहुत ज़्यादा तज़ाद है। जैसे मुताले पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो पहले मुताले पाकिस्तान पढ़ाई जा रही थी उसमें भी गलती थी। पार्टीशन एक बहुत अहम वाक़या है 3 जून 1947 का, जो पंजाब और बंगाल की तकसीम हुई थी, उसमें 2 मुस्लिम जज और इस तरह 2 ही नॉन मुस्लिम जज बैठे जो तकसीम में ना जज में। तो उसमें जस्टिस शाहदीन का जिक्र है हमारे मुताले पाकिस्तान में। आप ग्रेजुएशन तक आप कुछ किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मुताले पाकिस्तान लाजमी आपने पढ़नी है। उसमें बाउंड्री कमीशन में जस्टिस शाहदीन का नाम लिखा हुआ है कि वो बैठे थे। अब मैं इसी तरह एक दिन कब्रिस्तान में फिर रहा था तो जस्टिस शाहदीन की कब्र है, मुझे नहीं पता था कि इनकी जो मदफन है वो यहाँ पर है। तो कतबे के ऊपर लिखा होता 1927। अब ज़ाहिर बात है मैं अभी कंप्यूटर नहीं हूँ, इंसान हूँ, लेकिन एक चीज़ दिमाग में थी कि यार ये 1947 में मैंने पढ़ा हुआ है, यहाँ तो कतबे पे गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ फिर किताब में गलत लिखा हुआ है। मैंने घर आके तहकीक की, अपनी लाइब्रेरी में जितनी बुक्स अवेलेबल थी वो देखी, बाकी भी लाइब्रेरीज़ में गया, तो वो कंफर्म हुआ कि एक ही नाम के ना मिलते जुलते नामों से वो दीन मोहम्मद थे, जस्टिस दीन मोहम्मद गुजरांवाले से। क्योंकि ये फैमिली बहुत एक प्रोमिनेंट थी, बहुत बड़ी फैमिली थी। जो पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं सर अब्दुल रशीद, ये उस फैमिली से बिलोंग करते थे। सर मोहम्मद शफ़ी, बहुत बड़ा नाम है। जस्टिस शाहदीन, तो इनकी आपको माल रोड पे एक बिल्डिंग भी मिलती है, तो इनका ही नाम ही तरीक़ी कुतुब में जज तो थे ये भी, लेकिन बाउंड्री कमीशन में ये नहीं थे। तो वो इसी तरह गलती चली आ रही थी, तो अब वो चेंज होगी इस तरह। अब जो रिसेंटली मुताला पाकिस्तान पढ़ाई जा रही है उसमें भी नामों के लिहाज से कह लें कि एक बहुत बड़ा देसी रेसलिंग का टॉपिक है, उसके ऊपर रेसलिंग में उसके देसी खेलों के ऊपर ना, तो रेसलिंग के टॉपिक के अंदर नाम लिखा हुआ है गुलाम हुसैन, जो गामा हमारे बहुत बड़े पहलवान थे, तो उनका जो नाम है मोहम्मद अजीम लिखा हुआ है या आज़म, इस तरह करके ना नाम लिखा हुआ है। तो वो उनकी और फिर उनके बेटे की जो तरीक़े वफ़ात है वो भी जो है वो गलत है। तो आप इस काम की अहमियत को समझिए कि जो कतबे पे तरीक़े वफ़ात लिखी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है। बाहर के ममालिक में तो बाकायदा इसको पढ़ाया जाता है, लोग टूर करवाते हैं। मेरे पास ही लंदन की एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर आई, उनका हाईगेट बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, तो वो मुझे बता रही थी कि कितने डॉलर जो एक शख्स का है, मतलब अगर टूर में 20 लोग हैं 30, तो वो बाकायदा टूर करवाती हैं सारा रिसर्च के कि ये इस शख्स की कब्र जो है यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें थोड़ा सा आजकल की नौजवान नस्ल जो है वो थोड़ा बोरिंग हो जाती है? आपको नहीं ऐसा महसूस हुआ? नहीं, बोरिंग नहीं हो रही। आप देखें जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, बल्कि बच्चे तो इंटरेस्ट लेते हैं। ख़ास तौर पे अगर जो सिंपल आजकल जैसे पॉडकास्ट हो रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, आप जितने भी बड़े गैंगस्टर ले लें तो बच्चे बड़े शौक से उनकी वीडियोस देखते हैं, बल्कि उनको फॉलो करते हैं। मैं तो बल्कि अब ये मैसेज भी देना चाहूँगा कि मैंने जितनी भी लाहौर के जितने भी बड़े गैंगस्टर थे उनमें आप किसी का भी नाम ले लें, चाहे वो स्टूडेंट लीडर थे या अगर और आसान कर दूँ जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं, जो मशहूर इनकाउंटर्स हैं, मैं नाम शख्सियत के चले नहीं लेता, तो वो आप किसी की भी अगर एज देखेंगे ना, वो मैंने कदमों से जज किया
किसी की भी एज जो है वो 35 साल से ज़ायद नहीं है। जिसको आप अच्छा। फॉलो कर रहे हैं तो आप देखें ना कि उसका एंड कितना बुरा होगा। अब हम इस बहस में नहीं जाते कि वो सही हुआ या गलत हुआ या क्या उसकी शख्सियत थी, लेकिन किसी की भी जो एज है वो 35 साल से ज़ायद नहीं है, इससे कम ही है। अच्छा, इसमें कुछ चंद नाम बता दे जिनको बच्चे बच्चियां देखते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे आप आतिफ चौधरी, एमएसएफ का एक बहुत बड़ा नाम थे, आज भी कह लें लोग उसे पूछते हैं, कह लें कि उसको फॉलो करते हैं बच्चे। इसी तरह मज़हर टिब्बी एक बहुत बड़ा नाम थे। जग्गा गुज्जर, आपने अक्सर जग्गे का सुना होगा, जग्गा टैक्स, इन पे पिक्चर्स भी बनी। बुड्ढा गुज्जर, ये वो सब नाम है। ये तो खैर बुड्ढा गुज्जर तो एजड थे, बाकी जितने भी ये जो स्टूडेंट लीडर थे ना, जैसे मैंने आतिफ चौधरी का जिक्र किया, मज़हर टिब्बी का जिक्र किया, और ताहिर प्रिंस, एक बहुत उसे प्रिंस देखें, उसके नाम की वजह से उसे प्रिंस कहा जाता था कि उसकी लुक्स होंगी जो भी। तो इन सब की एज जो है वो 35 साल से कम थी। अच्छा, इनकी जो डेथ है उसमें जो कॉज है वो तकरीबन जो मैंने पढ़ा हुआ है उसमें ज़्यादातर अपने ही जो है ना वो छुरा खोपते हैं कमर में। तो इसमें ज़्यादातर लोगों की आपने क्या सिनेरियो देखा है? नहीं, ये जितने हमने स्टूडेंट्स के नाम लिए, ये तो इनकाउंटर हुए थे ज़्यादातर। पुलिस ने जो आप बात कर रही हैं उसमें भी कई चीज़ें मिलती हैं। जैसे अभी लाहौर का एक बहुत बड़ा मर्डर केस अमीर बलाज का जो हुआ है, तो उसमें उसके दोस्त का भी इनकाउंटर, लोग तो कहते हैं कि इनकाउंटर कर दिया, पुलिस वाले कह रहे हैं कि साथी छुड़वाने आए थे, जो एहसन शाह भी हुआ है। तो ये बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर केस हैं। उससे पहले अगर इस ख़ानदान की हम लोग तारीख पढ़े तो लाहौर के जो बड़े मर्डर्स हुए, इनके अमीर बलाज के जो वालिद थे, आरिफ अमीर टीपू ट्रक्का वाला जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसके दादा बिल्ला ट्रक्का वाला। तो इस तरह की हमें लाहौर में ख़ास तौर पे जो मैं अक्सर बात किया करता हूँ कि 5000 कब्रें तो मैंने की है ना शख्सियात की। अच्छा। तो इससे भी ज़्यादा कितनी प्रोमिनेंट शख्सियात जो हैं वो लाहौर में क़याम पजीर रही हैं। उनका मदफन लाहौर में है, उनका गुज़र बसर जो था वो लाहौर में था। तो जितनी, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी भी और शहर में इतनी जो नामवर शख्सियात वो रही होंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अमीर बलाज बहुत ही ट्रॉलिंग में रहा है। बिल्कुल। ये बताएं कि अभी मैंने सवाल किया कि 80% वो केसेस हैं जिनमें अपने ही जो है वो कमर में छुरा खेलते हैं, इसका क्या मामला था? वो यही है ना, जैसे आप बात करें जो अभी तक सामने चीज़ें आ रही हैं, मतलब लोग रील्स बना रहे हैं, पीछे सॉन्ग्स लगा रहे हैं पंजाबी के, यारां कोलों यार गवाचन लग गए, या यार गरदार के उसके दोस्त का जो करीबी, जो जिसके साथ वो उठता बैठता था, खाता। अभी तक जो एविडेंस नज़र आ रहे हैं, जो पुलिस के बयान आते हैं, मैं तो एक रिसर्चर हूँ ना, मैं तो वो बात करूँगा जो मैंने पढ़ी है या वो, तो उसमें उसके दोस्त का ही नाम लिया जा रहा था ना कि उसने रैकी की। और लाहौर के जितने भी हम लोग बड़े मर्डर्स देखते हैं या उनकी ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं तो तब तक तहकीक अपनी मुकम्मल नहीं समझता जब तक कि मैं कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मेरे पास नहीं आता। तो जो हम लोग एविडेंस पढ़ते हैं वो आपके वाली बात कह लें कि मैं उससे मुत्फिक हूँ, एग्री करूँगा कि अब जितने भी बाबर मर्डर केस देखते हैं, लखोडेर वाला, जो आजकल इसके ही भाई जो हैं वो इसमें अमीर बलाज के दोस्त के तौर पर बड़े वो पॉपुलर भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पे ना, तो वो उनके भाई भी मर्डर हुए थे, बाबर भट्ट लखोडेर वाले। तो उनका भी सेम इसी तरह था कि उनका अपना गार्ड जो था वो इन्वॉल्व था, उसने बाहर से लॉक कर दिया। जैसे एहसन शाह का अब तक यही स्टोरी बताई जा रही है कि वो कॉल्स पे राब्ते में था, तो उसने रैकी दी कि अब ये यहाँ पे जाएगा। तो इस तरह होता है। 80% कह लें जो जितने भी, चाहे वो मुखबर भी हम लोग इसको आसान लफ्ज़ों में अगर कह दें, तो कोई ना कोई अपना जानने वाला बंदा ही जो है वो ख़बर पहुँचाता है, तो तब भी ओबियसली ये काम होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितनी चीज़ें आपने ऐसी देखी हैं कि आपने सुना कुछ था और जब आप वहाँ पहुँचे हैं, आपने इन्वेस्टिगेट किया है, तो वहाँ मामला कुछ और था? बहुत ज़्यादा है, कब्रों के हवाले से भी हैं, शख्सियात के हवाले से भी हैं, लातदाद हैं। लाहौर में बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं। जैसे 3 हमारी बहुत फेमस अदाकाराएँ थी, यावर सुल्ताना। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ, रियल नेम हर एक का कोई और होता है, जो असली नाम है ना, कतबों के ऊपर असली नाम लिखे होते हैं, लेकिन फ़िल्मी नाम या जो मीडिया से रिलेटेड है वो नाम और होते हैं। जैसे मैं अभी फ़िल्मी अदाकारों की बात कर रहा था, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके ऑडियंस के लिए कि वो तीनों का नाम ना एन से, नून से शुरू होता था। नैना यावर सुल्ताना, रियल नेम यावर सुल्ताना था। फिर अदाकारा नादरा फ़राह इजाज़, उनका रियल नेम लिखा हुआ। इसी तरह निग्गो नरगस। तो ये बड़ा हाई प्रोफाइल मर्डर केस हैं ये तीनों भी। लोग आज भी इनकी स्टोरी कह लें बड़े शौक़ से सुनते हैं। वो किसी तरह भी बयान की जाए तो वो लोग इसको बड़े इंटरेस्ट लेके उनके, क्योंकि लोग प्यार करते हैं अपने, वो कोई चाहे किसी भी उसका फील्ड से ताल्लुक़ है तो लोग वो सुनते हैं। नौजवान नस्ल बड़े शौक़ से कह लें सुनती है। इसकी क्या सीन था, इसका बिहाइंड द सीन क्या था? वो तीनों हैं, मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं। जैसे यावर सुल्ताना का आपने बात, और इनका ताल्लुक भी आप बता रहे थे कि इनका ताल्लुक भी हीरा मंडी से। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये अब शुक्र है कि हम लोग ये लफ्ज़ बड़े आम तरीके से बोल सकते हैं। आज से 3-4 साल पहले तो, अब मैं एक टीवी शो में था तो मैंने ये हीरा मंडी कह दी, वो कहते नहीं ये लफ्ज़ ना बोलिए, तो अब तो वो आम है। तो इन तीनों का ताल्लुक, बिल्कुल ट्रेंड डांसर थी
उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई थी, उनका ताल्लुक हीरा मंडी से था। फिर नादरा के मुतल्लिक तो कई चीज़ें नादरा बेगम के मुतल्लिक मशहूर हैं। उनके जो मैं समझता हूँ कि वो हकीकत पर मबनी नहीं है, लेकिन जो उनके फ़ैन्स हैं जो उनसे प्यार करते हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि वो हीरों की जो चप्पल है ना वो पहनती थी। अब इस चीज़ को तो नहीं मैं मानता, हमारे एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं तो उन्होंने मुझे बताया था कि जो पहला मोबाइल है फिल्म इंडस्ट्री में वो नादरा बेगम ने परचेज़ किया था। तो ये एक बड़ी यूनिक चीज़ थी मेरे लिए। फिर उस ज़माने में जो वो चार्जेस लिया करती थी, आज आप कह लें आप शेड डिफेंस में उस 2 प्लॉट ख़रीद लें, आज वो एक जो परफॉर्मेंस का नादरा बेगम लिया करती थी। इसी तरह इनकी जो दास्तान है, इनके साथ तो रॉबरी का जो ज़्यादातर आता है, जो FIR कटी थी या जो जितनी भी तहकीकात हुई थी वो यही था कि अब ये होटलिंग करके आ रही हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो रॉबरी इंसिडेंट ही कहा जाता है। लेकिन वो कुछ लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं, लेकिन वो आपके पास जब प्रूफ नहीं है किसी चीज़ का भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात भी करनी चाहिए कि उनकी फैमिली पे किसी पे इल्ज़ाम लगाया जाए। अच्छा, ये जो रिसर्च है ये आसान काम नहीं है, ये नॉर्मल लोगों का काम नहीं है। मतलब ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और एक कबर को हम मोटिव बनाते हैं, उससे हम प्रोफाइल को उठाते हैं और उसकी डिटेल्स जगह जगह से कलेक्ट करते हैं। जी। तो ये एक मतलब आपके दिमाग में ये चलता नहीं रहता कि यार अब मैंने वो दोबारा से फिर पूछना है, आगे से ये पूछना है, तजस्सुस ज़्यादा रहता होगा माइंड में? होता है बिल्कुल। बाय नेचर आप ऐसे हैं या फिर? नहीं, ये अब हुआ है, कह लें कि शख्सियात को तो मैं शुरू से पढ़ता था, कॉलम्स वगैरह या कोई भी तहकीक करना के जैसे बड़े नाम, आज भी बच्चे इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे हम लोगों ने आगे स्टूडेंट पॉलिटिक्स की वो बात की, तो मैंने जो पहला शायद जो एज अ रिसर्च वर्क कह लें कि मैंने उस तरह कोई शाया नहीं किया, लेकिन इंडियन एक्ट्रेस थी दिव्या भारती, बहुत बड़ा नाम था वो, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे है वो गाना, तो शायद सबने सुना होगा। तो वो बड़ी यंग एज में उनकी डेथ हो गई, तो वो आज तक प्रूफ नहीं हो पाया कि वो उनका मर्डर था या क्या था। वो जितने भी उस टाइम के आर्टिकल्स थे तो मैं वो तमाम पढ़ा करता था। दूसरा जो आपने सवाल किया, तो वो अब मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं सोया भी हुआ ना रात को 3 बजे, वो मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि यार ये इसका तो मर्डर 2010 में हुआ था, इसका दोस्त इन्वॉल्व था। अब तो वो मैं फिर किताबें खोलना शुरू कर देता हूँ, पढ़ता हूँ, तो वो तलाश करने की कोशिश करता हूँ। फिर वहाँ तक जाना भी एग्जैक्टली बहुत डिफ़िकल्ट है। फेमस पर्सनैलिटी का तो इजीली मिल जाता है। गोरकन भी क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं होते, जो कब्रिस्तानों के जो केयर टेकर्स होते हैं, अगर मैं बताऊं, क्योंकि गोरकन वगैरह तो उनको नहीं पता था कि ये फेमस पर्सनैलिटी कौन सी है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि कतबों पर रियल नेम लिखे होते हैं। अब मुझे भी कई दफ़ा पहले जब नादरा का मुझे रियल नेम नहीं पता था, क्योंकि मैं तो तरीही शख्सियात कर रहा था सबसे पहले, कायद आज़म हो गए, लियाकत अली खान हो गई, इस तरह की पर्सनैलिटीज़ कर रहा था। तो बाद में मैं ये फ़िल्मी अदाकार और बाकी शख्सियात पर भी आया। कतबों पर रियल नेम लिखे हुए हैं तो मुझे अक्सर वो नहीं पता चलता, तो काफ़ी मुश्किल भी होती है। फिर फैमिलीज़ कह लें कोऑपरेशन नहीं करती, वो बहुत सारे लोग हैं वो उनका इंटरेस्ट नहीं होता। और मेरा भी कह लें जो इंटरेस्ट बना था वो भी एक फैमिली से ही बना था। मैं नाम तो नहीं लूँगा, तो वो उनके वालिद का काफ़ी कंट्रीब्यूशन था पाकिस्तान के लिए, आप कह लें इस शहर के लिए कह लें। तो वो एक किस्म का गिला कर रहे थे कि यार साढ़े प्यो ने पूरी ज़िंदगी दे दी इस मुल्क में, तुसी की कीता है, तुसी तो उन्हें याद भी नहीं रखते। तो आज जब मैं बरसी के मौके पर किसी की वीडियो लगाता हूँ या कॉलम लिखता हूँ तो फैमिलीज मेरे से रब्ता करती हैं, खुशी का इजहार करती हैं, तो वो मुझे बड़ी एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है। कह लें रेशमा, हमारे बहुत बड़ा नाम है गुलकर रेशमा, लंबी जुदाई, उनकी कब्र आज तक मेरा नहीं हाल किसी ने देखी होगी। तो जब मैंने उस पर वीडियो की, उनकी बेटी का मुझे मैसेज आया। इस तरह हनीफ रामे एक बहुत बड़ा नाम है, इलामा इकबाल की पहली बेगम करीम बीबी, जब उनकी कब्र की मैंने तलाश की, तो जो इकबाल से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, आप कोई भी जहाँ पर भी उर्दू बोली और समझी जाती है वो इलामा इकबाल को पढ़ते हैं। तो उनके लिए वो एक बड़ी नई चीज़ थी कि इलामा की पहली बेगम की जो आखिरी रामगह है वो यहाँ पर है, या ये थी क्योंकि उनका ताल्लुक गुजरात से था, तो बहुत कम लोगों को पता था। अच्छा, मैंने आपकी बातों से अंदाज़ा लगाया कि जितनी भी ये अदाकाराएँ या वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं, इनकी जब अचानक से डेथ हो जाती है तो उसके बाद किसी किस्म की कोई बाहर मतलब पता नहीं चलता कि कौन कातिल है, कौन मर्डरर है, किसने क्या किया। इसके पीछे अगर हम सब कड़ियों को आपस में जोड़ें तो कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या वजह बनती है? जो कंक्लूजन तो बहुत ज़्यादा होंगी, और ये काम तो कह लें कि हमारे इन्वेस्टिगेशन इदारों का ही है। मैं तो सिर्फ पर्सनैलिटी पे बात करता हूँ कि इसने इतनी फिल्मों में काम किया, ये वाला सॉन्ग हिट हुआ, ये चीज़ें तो मैं कर भी नहीं ना सकता। नहीं, आपसे मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आपकी नज़र से बहुत ज़्यादा सारे ऐसे केसेस निकले हुए हैं, इस वजह से कुछ आइडिया हो जाता है कि यार एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि बहुत आपको नहीं पता। अब मैं जैसे कई चीज़ें बातें की हैं हमने, अब मेरे भी फैंस हैं, अब आपके खबरों से फ़ैन है, मुझे भी थ्रेड कॉल्स भी आती हैं कि आपने हमारी फैमिली पे डिस्कशन क्यों की,
या कोई, तो वो इस तरह ऑब्वियसली जो एक इतना बड़ा नाम है, इवन कि जो आपने ही सवाल किया, मैं नैना के ऊपर प्रोग्राम किया था मैंने, तो मेरे जो गेस्ट थे उन्होंने यही बताया कि जो इनको एक आदमी था, जो फिल्म लोग अक्सर तोहफे तवाइफ जो है वो बेचते हैं, गिफ्ट्स बेचते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर उनकी वो कह लें कि वो दिमाग में चीज़ें तो चल रही होती हैं, जब आप किसी से एक्सेप्ट करते हैं कि आप गाड़ी ले लें 50 लाख की, मुझे तो नहीं कोई देता, किसी वजह से ही देगा ना, तो फिर ऑब्वियसली वो क्लैशेस भी आना स्टार्ट हो जाते हैं कि कोई कुछ लोगों के साथ वो लोग डिनर्स पे भी जाते हैं। आप स्टेज की जितनी भी अदाकाराएँ अगर देखें जो मर्डर हुई हैं, तो उसके पीछे एट द एंड ऐसी ही कोई स्टोरी निकलती है कि वो टाइम नहीं प्रॉपर दे पा रही थी, जो भी उनकी फ्रेंडशिप थी या नहीं थी, जो भी उनका फ़ैन था वो उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, या कोई जेलसीपन में। तो ये 2-3 मेन वजह यही होती हैं। आपके साथी जो अदाकार, आपके जो कलीग्स होते हैं, वो कई दफ़ा वो जेलस फील कर रहे होते हैं कि यार ये हमसे ऊपर जा रहा है, तो वो आपका रोड एक्सीडेंट, इस तरह मर्डर, और ये 500 स्टोरीज़ कह लें इस शहर में हज़ारों बिखरी पड़ी हैं हर गली में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप सैफ अली खान की कुछ हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे, क्या वो मामला था? वो बिल्कुल पटौदी ख़ानदान है, वो बरसगीर का बहुत बड़ा ख़ानदान है। हम लोग समझते हैं शायद बॉलीवुड में वो क्योंकि काम कर रहे हैं, करीना कपूर और सारे वो देख के, तो शायद कि उनका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं हो सकता। तो जो उनकी जो दादी थी, उनकी बहन की शादी यहाँ पर हुई थी, तो उसकी जो सैफ अली खान की सकी फुप्पो हैं, जो नवाब इफ्तिखार अली खान की जो पोती थी, वो उनकी क्या कहते हैं यहाँ पर आखिरी आराम का वाक़या लाहौर में। अच्छा। तो वो उसके ऊपर वीडियो की, उनकी शादी क्योंकि यहाँ पर हुई थी। उनके जो भाई थे, एक नवाब इफ्तिखार अली खान के जनरल शेर अली खान, हमारा बहुत मशहूर हॉस्पिटल है फौजी फाउंडेशन, उसके वो बानियों में से थे। और वो बड़े आला ओहदों पर रहे, उनके बेटे इवन के हमारी एजेंसीज़ के बहुत बड़े आला ओहदों पर फाइज रहे। तो वो सारा वो एक ही पटौदी फैमिली या हमारे पीसीपी के जो साबका चेयरमैन थे, उनका ताल्लुक भी जो था वो पटौदी फैमिली से था। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के कनेक्शन बीच में हिस्ट्री से ही बहुत सारे। ज़ाहिरी बात है, जब पार्टीशन से पहले तो तीनों मुल्क इकट्ठे ही थे, जो बरसगीर था वो चाहे बांग्लादेश हो, तो आज भी ये जो बड़े ख़ानदान है वो तो कह लें हमारे लिए है कि वीज़ा हमने लेना है, या ये वीज़ा तो डेफिनेटली वो भी लेते हैं, लेकिन उनका कोई मुलाजिम जाएगा वीज़ा लगवाएगा जिससे उन्होंने फ़्लाइट लेनी है। ऐसी हज़ारों एग्जाम्पल्स हमारे लाहौर में मौजूद हैं। जैसे ही अप्रैल का माह आता है वो बाहर के ममालिक में चले जाते हैं, फिर जैसी सर्दियाँ आती हैं नवंबर वगैरह, तो वापस आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुल्तान राही जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम थे, उनके बारे में आप कुछ बताएं। लोग जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई थी, क्या वजूहात थी, और बहुत कुछ जो आपको पता है बताएं। वो उनका भी चल रहा है, जैसे उनकी मर्डर तो था, वो वापस आ रहे थे गुजरांवाला वाली साइड पे, वहाँ पर उनका हुआ था। वो भी रॉबरी केस ही कहा जाता है कि उन्होंने पहचाना नहीं, कोई चीज़ वो छीनने आए, तो उस चक्कर में ही उनका मर्डर हो गया। उनकी जो आखिरी आराम गया वो GOR1 के बैक साइड पे हज़रत शम्स का दरबार है, वहीं पर उनकी रहाइश का थी वो कोठी। आज भी मतलब उनके बेटे हैदर सुल्तान वहीं पे रहते हैं। उनकी आखिरी आराम का भी वहीं पर वाक़या है। तो उन्होंने मस्जिद भी तमीर करवाई, एक मस्जिद उनके घर में भी इसी तरह। वो मुख्तलिफ मतलब उनके फ़ैन्स भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं जब कॉलम पढ़ा था, कहा जाता है कि जो जनाजे में इतनी आवाम थी कि जो एक दीवार थी, मतलब इतनी ज़्यादा खलकत थी, वो दीवार गिर गई ऑडियंस की ना, कि लोग सुल्तान राही से इतना ज़्यादा जो है वो प्यार करते थे। ऑब्वियसली वो आइडलाइज किए जाते थे। बिल्कुल, वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का तो एक बहुत बड़ा नाम था। बहुत बड़ा नाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा वाकया जो आपके जहन में नक्श हो गया हो, या कभी कभी आपको उससे सोच के खौफ आता हो? नहीं, खौफ तो नहीं, लेकिन वाक़यात ऐसे हज़ारों हैं। अभी रिसेंटली एक ऐसा वाक़या हुआ कि एक पागल था कब्रिस्तान में, वो कहता मैं तेन चाह पियानी ना। अब मैं तो ओबियसली एक अकेला जा रहा हूँ, मोबाइल है मेरे पास, कैमराज हैं, तो मैंने उसको काफ़ी इग्नोर किया। तो फिर मुझे डर भी लग रहा था। उन्हीं दिनों में एक इंसिडेंट हुआ था कि पीछे से ईंट मारी किसी ने ना, तो ऑन द स्पॉट लड़की की डेथ हो गई। अब मुझे यही था कि ये दिमागी तवाज़ुन इसका दुरुस्त नहीं है, तो वो मुझे, लेकिन वो ज़बरदस्ती कि नहीं मैं तेन चाह पियानी, और पिलानी भी उसने अपनी जगह पे जहाँ पे वो कह रहा है। अच्छा। तो मैं अब चल पड़ा, मजबूर था, तो मैं उसके साथ चला गया। वो जिस जगह पे गया ना, हालांकि मैंने मियानी साहब तो आप कह लें कि मैं 10,000 से भी ज़्यादा दफ़ा गया हूँगा, मुझे एक एक गली का पता है। वो मुझे जहाँ पर ले गया मैं वहाँ पर गया ही नहीं था। वो मेरे लिए भी बड़ी एक थी सोचने वाली बात कि यार ये जगह मिस कैसे हुई। वो जब लेके गया ना, तो अम्मा जिन्ना वाली सरकार। अच्छा। अब वो अंधेरा हो रहा है और वो लिखा हुआ बड़ा बड़ा ना, अम्मा जिन्ना वाली सरकार। ऐसी जगहों पे अक्सर जिन्नात भी होते हैं। लोग कहते हैं, मैंने तो नहीं अपनी तहकीक के दौरान देखा या कोई भी, क्योंकि देखे कब्रिस्तान में हमारे प्यारे ही हैं ना, हमारे नहीं तो किसी ना किसी के हैं। फिर हर तरफ कतबों के ऊपर कलमा शरीफ लिखा हुआ है, लोगों ने आयतल कुर्सी रखी हुई है। तो वो मुझे उस दिन कह लें थोड़ा सा बड़ा वो खौफ सा कह लें आया। उसने फिर अम्मा जी के यही जिन्नात वाले वाक़े सुनाए ना, कि इस तरह अम्मा जी को जिन तंग करते थे, अम्मा जी ने ये वाला जिन कैद किया, वो किया, फिर चीलें आ रही हैं। वो पूरा एक हॉलीवुड फिल्मों वाला सीन हो गया।
तो वो फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ कुछ क्योंकि अभी इंटरव्यूज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा मेरे चल रहे हैं, तो वो हर कोई यही सवाल करता है। तो अब एक कह लें कि खुद ही महसूस हो रहा होता है जब कब्रिस्तान में जा रहा होता ना कि शायद कोई नोट कर रहा है, एक वहम सा कह लें हो गया। ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं, जिन्नात तो हैं, वो मखलूक है, उससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मेरे साथ कभी कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ। हाँ, छोटे मोटे जैसे कोई अक्सर नशा करने वाले वहाँ पर होंगे, या कोई काला जादू के आपको पुतले मिलेंगे, लोगों ने सुइयाँ लगाई होती हैं, वो आपको आइडिया हो जाता है कि ये किस सेंस में पर्सन आया हुआ है। अक्सर लोग चिल्ले जो हैं, जो चिल्ला होता है वो बकायदा अपनी जो इबादत वगैरह करते हैं, वो कब्रों के अंदर बैठ के मैंने भी कई दफ़ा देखा लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, जानवर आपको कई ऐसे मिल जाते हैं जो आप नॉर्मल रूटीन में नहीं देखते, कि आपको उनके नाम भी नहीं पता कि यार ये तो चलो न्योला सांप, ये तो देखी हुई है, ये कौन सी मखलूक है। तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा वाक़यात कह लें, हज़ारों की तादाद में ऐसे वाक़यात भी हुए हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वाकई में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे। पिछले दिनों बहुत सारे इस तरह के वाक़यात चले थे, ख़वातीन की कब्रों में से मुर्दे गायब हो जाते थे, बच्चे निकाल लिए जाते थे। कोई ऐसा वाक़या अपने सामने देखा? नहीं, सामने तो नहीं देखा। ऑब्वियसली अगर मैं देखूंगा तो ये तो कह लें कि मॉरल वैल्यूज़ हमारी इतनी ज़्यादा गिर चुकी हुई है माशरे की, अगर मैं देखूंगा तो मैं तो रोकूंगा। तो अपनी आंखों के सामने नहीं देखा, लेकिन क्योंकि बाकायदा इसकी एफआईआर कटी है कि जो ये बहुत बड़ा वाक़या था, पीछे बड़ा वो ट्रोल कर रहा था कि एक बच्चे की जो बॉडी है वो गायब होगी। कुछ वो जो वालदेन थे उनका तो ये मौक़िफ़ था कि शायद उसको किसी जानवर वगैरह ने ना, क्योंकि वो कफ़न मौजूद था, सिर्फ वो बॉडी नहीं थी, तो उनका तो यही मौक़िफ़ था कि इसको कोई वो जिसने भी गायब किया है, तो जो केयर टेकर थे उनका ये था कि शायद किसी जानवर वगैरह ने हमला कर दिया। तो ये मेरे से ये सोचना चाहिए इदारों को भी, चाहे कि हमारे जो प्यारे हैं वो मरने के बाद तो एक ज़्यादा बल्कि अटैचमेंट हो जाती है इंसान की, तो कब्रों की हिफाजत ज़रूरी है। जो आपने सवाल किया, ऐसे भी हज़ारों वाक़यात सुनने में आए हैं कि क्योंकि बाल जो है वो सेल आउट हो जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं चंद पैसों की खातिर, आप बाल की बात करें, बाल तो फिर महंगे होते हैं। अक्सर मैंने खुद देखा है कि जो गार्डर होता है ना, अक्सर लोग के कब्र टेढ़ी ना, आपने पक्की कब्रें देखी होंगी, हर कोई ये आजकल बनाता है, तो उसके अंदर वो छोटा सा एक सरिया डाल देते हैं कि कब्र टेढ़ी ना हो, तो वो सिर्फ वो 600 या 800 का बिकेगा, इससे ज़्यादा नहीं बिकेगा, बल्कि इससे कम ही बिकेगा। वो तो नया इतने का आ जाएगा, तो हम उसको भी नहीं छोड़ते। हम जब वो निकालते हैं तो वो डैमेज होती है। ये एक रिसेंटली वाक़या हुआ है शुमाली लाहौर में, क्योंकि ये मैं वो बातें करूँ जिनकी एफआईआर्स रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो वो सरिया निकाल लेता था, तो वो बच्चे जब ऑब्वियसली अभी नया नया इंतकाल हुआ तो वो जाते थे फातिया के लिए, तो उन्होंने महसूस किया कि जो कब्र ना वो हिली हुई है थोड़ी सी, कि वो उन्होंने दोबारा लगवाया। 2-3 दफ़ा जब हुआ तो उन्होंने वो पकड़ लिया उस आदमी को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत दफ़ा ये सुनने में आया है कि डेड बॉडी को किसी कब्र के अंदर अमानतन दफना दिया जाता है, फिर उसे इसलिए दफनाया जाता है कि उसे वहाँ से निकालना है। कोई ऐसा वाक़या देखा है अपने सामने? देखा नहीं, लेकिन हिस्ट्री में हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स मिलती हैं। जैसे हमारे कौमी कह लें जो कौमी तराना है पाक सरज़मीन, उसके जो राइटर थे हफीज़ जलंधरी, उनको पहले मॉडल टाउन में उनकी तदफीन हुई थी, अमानतन उन्हें वहीं पर दफनाया गया था। तो बाद में उनको शिफ्ट किया गया। जो अब आप अगर मीनार पाकिस्तान जाएँ तो वहाँ पर उनका बाकायदा मज़ार हमें मिलता है। तो उनकी जो पहले तदफीन हुई थी वो मॉडल टाउन में हुई थी। इसी तरह जब ये अब हमारा मेट्रो बस बनी है तो उसके ट्रैक में कई दरबार हैं, ख़ासतौर पर बाबा छतरी वाला अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उनका दरबार आया था, तो वो उन्होंने दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे कई वाक़यात हैं। बेसिकली तो हमने एक ट्रिब्यूट, जो मैं भी बात करता हूँ कि मेरा मकसद ये नहीं है कि उस पर कोई दरबार बना दिया जाए, आप चादरें चढ़ाएं जाकर। मेन यही है कि आप फातिहा कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं, हमने जितने नाम लिए हैं, आप उनका नाम लेके कहीं पर भी उनके लिए फातिहा कर सकते हैं। फैमिलीज़ बाहर के ममालिक में शिफ्ट हो गई हुई हैं, तो ओबियसली उनके जो वालदेन हैं, वालदेन किसको प्यारे नहीं होते, तो आप कहीं पर भी फातिहा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इसके साथ ही मुझे सनागा को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।